नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसे बहुत कम दिन बचे हैं जिस दिन कोई इतिहास ना बना हो। दिन के कंधे पर इतिहास का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अब बिना इतिहास के सोमवार या बुधवार आता ही नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं आता कि लोग ट्विटर पर जयंती, पुण्यतिथि, जय पराजय, शिलान्यास, उद्घाटन, स्थापना दिवस वगैरह वगैरह ना मनाते हों। इसकी सूची और भी लंबी हो सकती है। प्रेमिका से मिलने की तारीख से लेकर तलाक की तारीख भी शामिल करें और मकान की रजिस्ट्री से लेकर गृह प्रवेश की तारीख भी, नौकरी मिलने और नौकरी जाने की तारीख भी, सैलरी मिलने और सैलरी बंद होने की तारीख भी। हम दिनों को बहुत कम सोम मंगल के नाम से याद रखते हैं। उन दोस्तों को भी याद करें जो सबका जन्मदिन याद रखते हैं। मंत्रियों में गतिशील, क्रियाशील और प्रगतिशील मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर जाएं। इतनी व्यस्तता के बीच वे महापुरुषों को याद करना कभी नहीं भूलते। मैं हैरान होता हूं कि उन्हें इतने नाम कैसे याद रहते हैं। 29 जून से 29 जुलाई के बीच रेल मंत्री ने ट्विटर पर जन्मदिन, जयंती और पुण्यतिथि पर 11 बार स्मरण किया है। तिलक से भी प्रेरित बताते हैं और आजाद से भी, कलाम से भी प्रेरणा पाते हैं। 3 बार त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं जिन्हें मान लेते हैं याद करने की जरूरत नहीं होती। भारत की राजनीति में यह बीजेपी का सबसे बड़ा योगदान है। क्रांतिकारियों और महापुरुषों को खोज खोज कर दिवस मनाए जा रहे हैं। कांग्रेस भी अब मनाने लगी है, दूसरे दल भी मनाने लगे हैं। यानी दिन अब वो दिन नहीं रहे कि खाली हाथ आए और चले गए। अब तो दिन की शुरुआत हम दिन के इतिहास से करने लगे हैं। दिन इतिहास में दर्ज होता है या इतिहास दिन में दर्ज होता है। कोरोना के टाइम में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ करने से कोई फायदा नहीं है। इतिहास को दिनों की फैक्ट्री से निकालने वाले इतिहासकार इन दिनों दिन गिन रहे हैं। वो दिन वाकई बदकिस्मत होगा जिसके नाम से कोई इतिहास ना होगा। किसी महापुरुष की जयंती नहीं होगी या उस दिन महापुरुष का देह त्याग ना हुआ होगा, बल्कि भारत सरकार को दिन आयोग बनाना चाहिए। आयोग पता लगाए कि अब कौन कौन से दिन बचे हैं जिस दिन इतिहास नहीं बना है। ऐसे अभागे दिनों को भी हमें ऐतिहासिक दिन में बदलने का काम करना चाहिए। आप भी किसी ऐसे दिन के बारे में जानते हैं जिस दिन इतिहास नहीं बना तो ट्विटर पर ट्रेंड करवाइए। इंसान अपने जन्मदिन पर देखता है कि उस दिन और कौन कौन पैदा हुए। वो सर्च मारता है गूगल में, पहले अखबार में राशिफल उस दिन पैदा हुए कामयाब हो चुके लोकप्रिय चेहरों के नाम से छपता रहा है। अपना दिन आएगा कि इंतजार में पैदा हुआ वह व्यक्ति अपने जन्मदिन पर बॉलीवुड के एक्टर की तस्वीर देखकर भी राहत की सांस लेता है। भले ही उसने उस एक्टर की कोई फिल्म ना देखी हो, वो यकीन करता है कि एक दिन उसकी भी किस्मत वैसी होगी, क्योंकि उसके जन्मदिन पर टॉम क्रूज या मधुबाला का जन्म हुआ था। कई साल बीत जाने पर अफसोस भी करने लगता है कि तेंदुलकर और वो एक ही दिन पैदा हुए, इसके बाद भी कहां तेंदुलकर कहां वो। दिनों के कारण उत्साह होते हैं तो दिनों के कारण निराशा भी होती है। स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया तेंदुलकर को बधाई देती रहती है और उसे बधाई देने वाले 4-5 लोग होते हैं और बधाई खत्म हो जाती है। तेंदुलकर का जन्मदिन 24 घंटे मनता है और उसी दिन पैदा हुए किसी का जन्मदिन का तंबू 5 मिनट में उखड़ जाता है। टेंशन तो होगा ही उसे। आप सोच रहे हैं कि मैं दिनों पर आज के दिन क्यों बात कर रहा हूं। पहले बात तो कर लूं, फिर बताऊंगा कि दिनों की व्याख्या क्यों कर रहा हूं। आप यह ना सोचें कि मैं अच्छे दिन के नहीं आने पर बात करने जा रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी के बुरे दिनों में चिढ़ाते हैं कि अब बताओ अच्छे दिन आ गए, कब आएंगे, दिखाओ। मैं मानता हूं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, बल्कि अब अच्छे दिन नहीं आते, उनकी जगह ऐतिहासिक दिन आते हैं। जैसे 5 अगस्त को जब शिलान्यास के उल्लास में भारत डूबा होगा, तब वह दिन अपने आप ऐतिहासिक होगा। 500 साल बाद ऐसा ऐतिहासिक 5 अगस्त आने जा रहा है। आज 29 जुलाई है, लेकिन देखिए 5 की किस्मत। अंबाला में जिन रफाल विमानों का अवतरण हुआ उनकी संख्या 5 है। यही वो तर्क प्रणाली है जिससे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के दिन बन जाते हैं। काश 9 और 2 का जोड़ भी 5 होता
तो और मजा आता। 2 और 2 का 5 होता है, नहीं होता तो मुहावरा नहीं बनता। एनीवे, आप सभी ने अपनी सोच में अच्छे दिन की समझ का दायरा छोटा कर लिया है, जबकि आपको उससे भी बड़ा और व्यापक दिन दिया जा रहा है। ऐतिहासिक दिन, हिस्टोरिक डे, वो दिन जिस दिन इतिहास बनता है। जैसे 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उस दिन के बाद से भारत में सफेद धनों की गंगा बहने लगी। मार्च को भी ऐतिहासिक दिन का तोहफा मिला, जब 24 मार्च को तालाबंदी हुई और करोड़ों लोग खुशी खुशी बेरोजगार हो गए। लाखों लोगों की सैलरियां आधी हो गईं। ज्यादा में जीने वाले लोगों ने तुरंत ही कम में जीना सीख लिया। वे उपभोक्तावादी से आध्यात्मिक हो गए। इसलिए 24 मार्च का दिन ऐतिहासिक है। नौकरी जाने के डर से जीने वाले लोग अब नौकरी जाने के बाद जीना सीख गए हैं। उन्होंने देख लिया कि नौकरी चली गई है, फिर भी वे जी रहे हैं। 1957 में मदर इंडिया आई थी। क्या गाना था? दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। इस गाने ने बता दिया था कि अच्छे दिन तभी आ गए हैं, मगर वो सुख और दुख के दिन थे, छोटे मकसद वाले दिन। अब तो आपको इस तरह के कई ऐतिहासिक दिन दिए जा रहे हैं जो अच्छे दिन से भी काफी बड़े हैं। ऐतिहासिक दिन अच्छे दिन से कहीं ज्यादा टिकाऊ होते हैं। दिन कई प्रकार के होते हैं। अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, अभागे दिन भी होते हैं। दिन चले जाते हैं, दिन फिरते हैं, दिन गिने जाते हैं। श्रेष्ठ दिन वो होते हैं जिस दिन इतिहास बनता है। कुंजी की किताब से इतिहास पढ़ने वाले लोग दिन को इतिहास समझ रहे हैं। इससे साबित होता है कि भारत में पेशेवर इतिहासकार से ज्यादा सफल कुंजी लिखने वाले इतिहासकार रहे हैं। दिनों पर इतना लंबा लेक्चर क्यों दिया? अभी तक मैं 1090 शब्द बोल चुका हूं। दरअसल मैं एक चैनल का कार्यक्रम देख रहा था, रफाल आने वाला था। उस कार्यक्रम में आया नहीं था। उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं, तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। और उससे भी ऐतिहासिक दिन क्या होगा कि आप देख रहे हैं, लोग देखते तो हैं ही। इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला, जैसे मैं खुद इस वक्त भर रहा हूं। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्कान। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे। आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। स्क्रीन चमक रहा है। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। अचानक वो 5 पंक्तियां गोल गोल घूमती हुई कहीं समा जाती हैं, जैसे बरमुदा त्रिकोण में समा गई। फिर वहां से एंकर अब सवाल बनाता है अगला 5 मिनट भरने के लिए। स्क्रीन पर म्यूजिक से माहौल बना हुआ है। आप सहरसा में बैठकर भकुआए देख रहे हैं। बाप रे बाप, रफाल आ गया है। आपके जिले के आधे लोग बाढ़ में डूबे हैं। जैसे ही ख्याल आता है कि गांव फोन कर बाढ़ का पता करें, तभी एंकर कई सारे प्रश्न स्क्रीन पर डाल देता है। इन प्रश्नों के आगे नंबर दिए जाते हैं। आमतौर पर 3 सवाल होते हैं, लेकिन कई बार 7 और 9 सवाल भी होते हैं। तो सवाल आएगा, स्क्रीन पर पहले आएगा नंबर 1। एंकर थोड़ा रुक कर पढ़ेगा ताकि म्यूजिक बच जाए और थोड़ा टाइम कट जाए। हाँ, तो पहला सवाल आता है, क्या रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। अब ये सवाल कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर लटका हुआ है।
म्यूजिक बज रहा है, एंकर चेहरे का भाव बदलता है, तभी नंबर 2 स्क्रीन पर धमाके की तरह आता है। लगता है कि सवाल नंबर 2 आ गया है। क्या चीन के पास है रफाल का जवाब? आप सहरसा और कोटा में बैठे सोचने लगते हैं कि चीन और पाकिस्तान के पास रफाल का जवाब नहीं हो सकता है। आपकी नौकरी चली गई, फीस देने के पैसे नहीं है, उसका जवाब नहीं तो रफाल का कैसे होगा? कमाल है। लेकिन रफाल का जवाब नहीं है, ये बड़ा सवाल है। वैसे भी रफाल ने आपकी नौकरी नहीं ली है, आप अपने सवाल को भूल जाते हैं। चीन और पाकिस्तान के सामने फ्रांस से मंगाकर रखे गए सवाल में उलझ जाते हैं। स्क्रीन पर सवाल लटका हुआ है, तीसरा सवाल आने का इंतजार हो रहा है। तब तक 1 मिनट और निकल जाता है, तभी म्यूजिक में तबले का टोन आता है, ढैं 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 ढना ढन। म्यूजिक बढ़ा दिया जाता है, आपकी धुकधुकी बढ़ जाती है। एंकर का तीसरा सवाल आने वाला है, लेकिन तीसरा ऐसे नहीं आता है। स्क्रीन पर पहला सवाल जो आ चुका होता है वो नींद से जागता है, स्क्रीन पर चारों तरफ उछल कूद मचाता हुआ वहीं आकर बैठता है, जैसे बंदर डाल से उछलने के बाद उसी जगह पर आ बैठता है। फिर दूसरा सवाल उछल कूद मचाता हुआ आता है, तभी एंकर महाघोषणा करता है, तीसरा सबसे बड़ा सवाल। आप राहत लेते हैं कि पहले 2 सवाल सबसे बड़े नहीं थे। हर सवाल एक सा नहीं होता है, एक सबसे बड़ा सवाल होता है। अब आता है तीसरा सबसे बड़ा सवाल। स्क्रीन के ऊपर नीचे कई पट्टियां हैं जिस पर लिखा हुआ है। इन सब को मात देता हुआ तीसरा सवाल एंट्री लेता है। आज का सबसे बड़ा सवाल। सवाल के आने में ही 1 मिनट और निकल जाता है। प्रोड्यूसर को न्यूज रूम में बधाई मिल जाती है, क्या पैकेज बनाया है, गुड, वेल डन सर। अभी देखो तो तीसरा वाला आ रहा है। और आता है तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के भारत के आगे घुटने टेकेगा चीन? एंकर का बाल जेल के कारण सही जगह पर चिपका हुआ है, साफ सुथरा लग रहा है। हर दिन कपड़े का कॉम्बिनेशन बदलता है ताकि वह भी रंगीन लगे। आपकी नजर स्क्रीन पर टिक जाती। एंकर इन 3 सवालों को फिर से पढ़ता है और अपने पैनल का मुखड़ा दिखाता है, पर्दा हटाता है। ये वही 3 सवालों पर बहस करने के लिए आए हुए वही 3 लोग, फलाना, चिलाना और ढिमकाना। इनमें से फलाना और चिलाना शाम 5 बजे से ही कई चैनलों में बहस कर चुके होते हैं। इस तरह काफी समय बीत जाता है। सवाल पर चर्चाएं शुरू होने से पहले अब विजुअल कट होता है, यानी रफाल का उड़ता हुआ शॉट्स। तभी एडिटर की तरफ सब देखते हैं, जो चैनल का संपादक होता है। क्या आइडिया है, सही समय पर रफाल का समय कट किया है। स्क्रीन बज करता है, बज अंग्रेजी का शब्द है, यानी जगमगाने लगता है। इसे चैनलों की भाषा में पेस कहते हैं, हिंदी में गति, तीव्र गति कहते हैं। आप दिनाजपुर में बैठे कल्पनाओं में खो जाते हैं। चलो, अपनी जिंदगी में समस्याओं को हरा नहीं सके तो रफाल के आने से चीन और पाकिस्तान को तो हरा देंगे। और अब कटता है वो विजुअल जिसे आप कई दिनों से देखते आ रहे हैं। एक तो रफाल आने वाला है का कवरेज में वही बातें, और फिर से आ जाने के बाद वही बातें, वही बतिया सारी रतियां। अब होता है स्क्रीन पर धमाका, रफाल का पावरफुल शॉट। बस नट बोल्ट खोलकर ही दिखाने का मौका नहीं मिला, वरना न्यूज चैनलों के एंकर रफाल के सारे कलपुर्जे खोल देते, एक एक नट का ब्यौरा बताते और फिर से सारे पुर्जे को कस देते, रफाल ही बना देते। एंकरों की संभावनाओं को कम आंकने वाले हमेशा धोखा खाते हैं। आलोचक 5 लड़ाकू विमानों के अवतरण के महा कवरेज को मामूली समझने की भूल कर रहे हैं। न्यूज चैनल पुर्जा पुर्जा का हाल बताकर कोई भूल नहीं कर रहे हैं। वे कभी भूल नहीं करते।
भूल आप करते हैं कि भूल कर चैनल देखने आ जाते हैं। अब आ ही गए हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ भूल जाएं, बल्कि ऐसा ही तो हो रहा है। रफाल रफाल आ गया है। गौरव का यह क्षण सभी क्षणों पर भारी है। आप सभी बधाई के अधिकारी। बहरहाल न्यूज चैनलों पर एक से एक खराब कार्यक्रम देखने की दर्शकों की क्षमता पर भरोसा ना होता तो अचानक प्राइम टाइम में मैं दिनों पर भाषण ना दे रहा होता। इन दिनों चैनलों में कंटेंट का अकाल है। ऐसी घटनाएं कम घट रही हैं जिससे सरकार इतिहास बनाती लगे। इसलिए आप रफाल के महत्व को कम समझते हैं तो आपकी समस्या है। आज का दिन ऐतिहासिक है। वो दिन ऐतिहासिक नहीं है जिस दिन हमारे अनुराग द्वारी किसानों की कहानी करते हैं। हर दूसरे दिन किसानों की तकलीफ की कहानी ले आते हैं। अब इतनी मेहनत की जरूरत तो है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन एक ऐसे मीडिया माहौल में ऐसी स्टोरी की क्या किसानों को भी जरूरत है? सवाल ये है, किसान की व्यथा से किसे मतलब है? तो फिर मेहनत से की गई कहानियों का असर क्यों नहीं है? पत्रकार सफल हो जाता है और कहानियां असफल रह जाती हैं, ऐतिहासिक नहीं बन पाती हैं, जैसे दिन ऐतिहासिक बन जाते हैं। हर सरकार बातें कितनी अच्छी अच्छी करती है। मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर रूपनारायण अपने परिवार के नाम से 5 कृषि खातों की करीब 60 बीघा जमीन पर हर साल सहकारी संस्था से ऋण लेते हैं और हर फसल में फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी भरते हैं, लेकिन कहते हैं बीमा आज तक नहीं मिला। बीमा हमारा फूल काटते हैं, वो वहाँ की जगह हम पूछते हैं कि साहब बीमा कब मिलेगा, तो वो कह के जब सरकार की तरफ से आएगा जब मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीहोर में गेहूं बेचने आए अशोक गौर के खेतों में पैदावार तो बम्पर हुई, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं सिर्फ 7 क्विंटल ही बेच पा रहे हैं। पूरी दिक्कत आ रही है। पूरा सर अनाज घर में रखा, आज लाए हैं इतना। हाँ, जो है काट के 1 किलो दाना नहीं बिक रही है। छिंदवाड़ा में गेहूं खरीदी में एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। सरकार ने कहा है किसान से गेहूं खरीदने के बाद 7 दिनों के अंदर उसको भुगतान मिलेगा, लेकिन वेयर हाउस पहुँचने के बाद परिवहन के इंतजाम है नहीं। ऐसे में किसानों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। सोसाइटी में बारदाने नहीं है, ऐसे में किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 2 दिन से परेशान है हम लोग। यहाँ पर से पानी भी नहीं मिल रहा, प्यासे रह रहे हैं यहाँ पर हम लोग। बहुत दिक्कत जा रही है हमको और 2 दिन से बहुत परेशान है। संजय, पंकज, प्रशांत सिस्टम के सताए हजारों में से 3 चेहरे। 3 साल पहले पटवारी की परीक्षा पास की, अब हाथों में कागज लिए भटक रहे हैं, कहीं सुनवाई हो जाए। आपके पास सिर्फ राजनीति के लिए पेट्रोल, डीजल और ये चाइना, पाकिस्तान सब लेता है आपके पास, लेकिन बेरोजगारों के साथ तो कम से कम राजनीति मत करिए आप। करीब 24,000 महीने का वेतन वाली पटवारी भर्ती में 4,000 पदों के लिए 10 लाख आवेदन आए थे। इनमें से 2.5 लाख प्रतियोगी पीएचडी, एमबीए, एमए और इंजीनियरिंग के छात्र थे। 2018 में इस परीक्षा का परिणाम आया, ऑनलाइन काउंसलिंग हुई, 9,233 उम्मीदवार बुलाए गए, 7,800 को नौकरी मिल गई, बाकी प्रतीक्षा सूची में रह गए। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल उमरिया जिला कुपोषण की चपेट में है। कोरोना काल में पोषण व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शहर से बस 8 किलोमीटर दूर भर्री टोला में माया बैगा की बेटी कुपोषण का शिकार है, हाथ पैर कमजोर हैं। आंगनबाड़ी से कुछ आपको सपोर्ट मिला? नहीं। इसका वजन होता है हर महीने? नहीं होता है। नहीं। कोई नहीं आया है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाइजर आपके घर आती है? नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 52% परिवारों को योजना का पूरा लाभ मिला है। 18% परिवार आंशिक रूप से लाभान्वित हुए हैं, जबकि 30% परिवार योजना से वंचित रहे। करीब 9% परिवार बीपीएल कार्ड होने के बाद भी राशन से वंचित रहे। 5 सदस्यों वाले परिवार को औसत 65 किलोग्राम मासिक राशन की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें केवल 25 किलोग्राम राशन ही मिल पाया। सियासत में कुर्सी बचाने और गिराने के फेर से उनको मुक्ति मिले, वक्त मिले तो शायद उन पर भी नजर इनायत हो जो वोट बैंक नहीं। कभी कभी आपको वक्त निकाल कर सोचना चाहिए कि टीवी ने आपको इस तरह के दर्शक में बदला है
या फिर आप ऐसे ही थे? जवाब आप ही बेहतर बता सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे के कार्यक्रम नहीं देखते होंगे। आपको सोचना चाहिए कि एक ही बात को घुमा घुमा कर स्क्रीन भरा जा रहा है या कुछ नया भी आ रहा है। क्यों अचानक स्क्रीन पर हिंदुस्तान की समस्याएं गायब हो जाती हैं और पाकिस्तान पाकिस्तान हाँफने लगता है? टीवी के पास कंटेंट नहीं है, मगर दर्शकों के पास टीवी है। दर्शक करें तो क्या करें, इसलिए टीवी पर कंटेंट के नाम पर यही बचा है। ऐसे दर्शकों के संसार में जहां व्यर्थ बातों का समंदर नजर आता हो, वहां एक तथ्य या एक सत्य क्या असर करेगा? टीवी की पत्रकारिता ने व्यर्थता का महासागर बना दिया है। उस महासागर में है कुछ नहीं, लेकिन बीच बीच में बिजली के प्रवाह से उसमें तूफान पैदा किया जाता है, कृत्रिम तूफान, ताकि आप मुड़कर देखें। दर्शक पर बहुत बोझ है, वैसे ही जैसे दिनों पर है। दर्शक को नागरिक होना है, जैसे दिनों को ऐतिहासिक होना है। अब सोचिए, टीवी वाले माहौल बना चुके हैं, आप उस माहौल में खोए हुए हैं। आपका मतलब आप अपने से ही ना लें, व्यापक सामाजिक अर्थों में भी देखें। वो लोग भी देखें जो इस 10 करोड़ में शामिल हैं, जिनकी नौकरी चले जाने की खबर आज सूत्रों के हवाले से छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में। जिनकी नौकरी चली गई है, उनकी बातें सूत्रों के हवाले से छप रही हैं। बताइए, संसदीय समिति के सामने छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 के कारण 10 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। सोचिए, इस बात को अगर सारे चैनल रफाल की तरह कवर करते तो कैसा रहता? स्क्रीन पर ऐसी पंक्तियां आती निम्नलिखित उदाहरणों की तरह, क्या 10 करोड़ लोगों की चली जाएगी नौकरी? 10 करोड़ परिवारों पर नौकरी का छा गया संकट। 10 करोड़ नौकरी जाएगी, मचेगा हाहाकार। 10 करोड़ नौकरियों पर संकट से कैसे बचेगा भारत? इसी तरह कोई एंकर इसे फ्लैश करता रहे स्क्रीन पर, अपने 3 सबसे बड़े सवाल बनाकर, तो भारत की आर्थिक सच्चाई का चेहरा क्या वैसा ही सुंदर दिखेगा जैसा रफाल के कवरेज के समय एंकर का चमकता चेहरा? सूत्रों के हवाले से खबर है तो चिंता मत कीजिए, खंडन होने की पूरी संभावना है। वैसे कुछ दिन पहले हिमांशु ने एक रिपोर्ट की थी। छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के संघ ने स्वयं ही 3 राउंड का सर्वे कराया था। उस सर्वे में पाया गया और कहा गया कि अगस्त तक 1 से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अप्रैल से जून के बीच 2.5 से 3 करोड़ की नौकरियां चली गई हैं। कितनी मामूली खबर बनकर रह गई नौकरियों का जाना। यह शोध का विषय है और सर्वे होना चाहिए कि जिनकी नौकरी चली जाती है वो न्यूज चैनल पर किस तरह के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं। उन करोड़ों परिवारों में चैनलों के इस तरह के कवरेज किस उत्साह से देखे जाते होंगे। मेरा अनुमान है कि देखे ही जाते होंगे। आजकल बहुत मैसेज आते हैं कि एक कंपनी के एचआर ने व्हाट्सएप कॉल कर निकाल दिया, लिख कर नहीं दे रहा है। रवीश जी आप कुछ कीजिए, आप आवाज बनिए। ये कंपनी बाहर बड़ी बड़ी बातें करती हैं और कर्मचारियों को निकाल देती है। जब सरकारें श्रम कानूनों को बदल रही होती हैं तो नौकरी करने वाले उन खबरों को पढ़ते तक नहीं। अगर वो एचआर मैनेजर लिखकर ही दे देता तो क्या हो जाता? नौकरी जाने की खबर नौकरी जाने वाले और नौकरी पाने वालों के बीच क्या देखी जाती है? क्या प्रासंगिक है? अगर है तो फिर जिस देश में 3 करोड़ लोगों के रोजगार चले जाने की बात हो, उस देश में टीवी पर इतना भौंडापन क्यों है? अब यूपी के नौजवानों को देखिए। एक नौजवान यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की सूची बार बार भेजे जा रहा था। वो हर रिपोर्ट की कॉपी डाउनलोड करके रख लेता है। गनीमत है कि आयोग ने ऐसी रिपोर्ट अब बंद कर दी है। ये सूची आयोग की वेबसाइट से ही ली गई थी। आयोग की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए कि सभी भर्तियों का स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है। भले कुछ महीनों से अब ना किया जा रहा हो, लेकिन किया गया था। कुल 24 भर्तियां हैं जो पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। इनमें से 11 भर्तियां 2016 की हैं, यानी उस साल विज्ञापन निकला था और 2020 में भी भर्ती पूरी नहीं हुई। बाकी भर्तियां 2017, 18 और 19 की हैं और ये रिपोर्ट फरवरी 2020 की है।
हम 4 साल और 3 साल में भी भर्तियां पूरी नहीं कर पाते। नौजवान खुद को चयनित बेरोजगार कहने लगे हैं। उनमें अपना नाम लिखकर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं बची। कभी आपको यह सूची देखनी चाहिए। चेयरमैन तारीफ के योग्य हैं कि उन्होंने यह काम कभी किया था। नौजवानों का धीरज भी कमाल है। जब इन्हें नौकरी की आस देकर 4 साल तक लटकाया जा सकता है तो इन्हें गोदी मीडिया के कवरेज के माया जाल में भी कुछ और साल फंसाया जा सकता है। इन भर्तियों में लाखों नौजवानों की जिंदगियां फंसी हैं। अगर आप सोचते हैं कि बीजेपी सरकार में ही हो रहा है, आप गलत हैं। यह कांग्रेस की सभी सरकारों में भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान, पंजाब में भी हो रहा है, बंगाल और बिहार में भी हो रहा है। जिन राज्यों के नाम छूट गए वहां भी हो रहा है। लॉकडाउन के बाद हम लोगों को दोबारा से फिर ये सूचना दी जा रही है कि आप लोगों की जो भर्ती है ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीडीओ भर्ती 2018, उस पे एसआईटी जांच दोबारा से शुरू कर दी गई है। आखिरकार 2 बार जांच होने के बाद भी तीसरी बार से फिर से जांच कराना आखिरकार सरकार की मंशा क्या है? युवाओं को बिना वजह प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत जल्द से जांच को पूरी करके और हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, जनवरी होते होते आज तक हम लोग जुलाई महीने में पहुंच गए हैं और अभी तक 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है इस परीक्षा को आयोजित कराए हुए। और UPSSC ने 1 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी हम लोगों को अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। लाखों नौजवान प्रभावित हैं, लेकिन लाखों नौजवान सिर्फ अपनी नौकरी की खबर देखना चाहते हैं। वे दूसरे नौजवानों की नौकरी की खबर नहीं देखना चाहते। उनसे आप कहेंगे कि रेलवे ने 2018 की वैकेंसी जो निकाली थी पूरी नहीं की, तो बिना सुने कहेंगे राजस्थान वाला नहीं बता रहे हैं आप, बंगाल वाला नहीं बता रहे हैं, मेरी भर्ती का नहीं बता रहे हैं। इन नौजवानों से लंबे समय से बातें कर रहा हूं। मेरा यही अनुभव रहा है कि उन्हें नौकरी के सिस्टम को ठीक होने से कम मतलब है। बस उनकी नौकरी का रिजल्ट आ जाए, ना आए तो कम से कम खबर चल जाए। इसलिए रोजगार राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विपक्ष के दल भूल ना करें, जब 10 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की खबर मुद्दा नहीं है तो क्या जिन्हें नौकरी नहीं मिली है उनका मुद्दा बन पाएगा? खबरों के इस संसार में उनकी खबरें छपती हैं, कई बार फ्रंट पेज पर, कई बार भीतर के पेज पर, लेकिन इन खबरों का असर सिस्टम पर नहीं होता है। जैसे इनमें फंसे नौजवानों से आप कह रहे हैं या कह दें कि डॉक्टर कफील खान को रासुका लगाकर जेल में बंद करने पर आप क्या कहना चाहते हैं, वो पीछे हट जाएंगे। मतलब ये लोकतंत्र और उसके सिस्टम को बेहतर करने के लिए कभी नहीं लड़ते हैं, अपनी नौकरी पाने के लिए मैसेज करते हैं, चैनल पर दिखाने के लिए करते हैं। दिखाने और लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। जनता ही जनता नहीं रही। ये बात कई बार कह चुका हूं। जब पब्लिक नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कैसे हो जाएगी? क्या बगैर पब्लिक के डेमोक्रेसी हो सकती है? यह सवाल केमिस्ट्री का नहीं है, हिंदी में है, लेकिन हिंदी का भी नहीं है। अपना अपना संघर्ष, अपना अपना कवरेज। आज फिर से DRM से मेल आया है और एक प्रेस विज्ञप्ति एक जारी हुई है, ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वे केवल 17 बच्चों का बैच लेंगे और ट्रेनिंग कराएंगे। सर, हम 30 सितंबर से ज्वाइनिंग करके घर बैठे हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते थे, वहां से इन्होंने हमसे NOC ले लिया और हम कहीं के नहीं रहे हैं। सवाल है कि जब रफाल का माहौल है, उसकी उड़ानों की शानदार तस्वीरें हैं, उसकी खूबियों का कलात्मक वर्णन है, गौरवशाली क्षण है, ऐसे में बेरोजगारी के दीनहीन मुद्दों से किसकी भुजाएं फूलती होंगी? उनकी भी नहीं फूलती हैं जो बेरोजगार हैं या जिनकी नौकरी गई है। खबरों का असर अब होता नहीं है। होता तो दबंगों के कारण कुछ दिन पहले सूफिया बानो और उनकी बेटी गुड़िया यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आत्मदाह नहीं करती। पड़ोसी से एक नाली को लेकर विवाद हुआ था और अमेठी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। मां बेटी को धमकियां मिलने लगी और 17 जुलाई को दोनों ने आत्मदाह कर लिया। 1 हफ्ते बाद सोफिया बानो की मौत हो गई। आज भी एक ऐसी खबर आई है, दबंगों ने जमीन कब्जा लिया तो तंग आकर महिला SP के दफ्तर के सामने आत्मदाह करने पहुंच गई, बचा ली गई। गाजियाबाद की खबर है। जमीन कब्जाने की कहानियां
आप अगर प्राइम टाइम में कवर करने लगेंगे तो कई साल तक यही कवर करते रह जाएंगे। जैसे मैं नौकरी सीरीज में फंसा हुआ हूं, कभी नहीं निकल पाएंगे। राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र फीस से परेशान हैं। ये लोग करते क्या हैं कि एक मैसेज बनाते हैं और सारा मैसेज 500-600 मुझे भेजते हैं। बताइए कितनी तकलीफ देते हैं। अब आपको इनका ही एक मैसेज पढ़कर सुनाता हूं। सर, मैं राजस्थान का सरकारी कॉलेज का MBBS छात्र हूं। MBBS में प्रवेश नीट के माध्यम से होता है, जिसमें 15% कोटा ऑल इंडिया का होता है तथा शेष 85% राज्य का होता है। सभी राज्य इसका पालन करते हुए अपने राज्य की प्रतिभाओं को समान रूप से 85% कोटे की सीट देते हैं, पर राजस्थान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर 6 कॉलेज में 85% की संख्या पूरी हो जाती है, पर 8 सरकारी कॉलेज में 85% को 35% सीट की फीस मात्र 52,000 है, फिर 35% की सीट 7.5 लाख है और बाकी 15% की सीट की फीस जो है वो 1 लाख अमेरिकी डॉलर है। इस तरह प्रत्येक कॉलेज में छात्रों को बांटकर छात्रों के संगठन बनाने में भी दिक्कत होती है। एक ही कॉलेज में फीस में इतना अंतर, प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय है। फीस के नाम पर इतनी वसूली ठीक नहीं है। इस कोरोना के समय में सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो इस दोहरे अन्याय से लड़ने के लिए आज छात्र खड़े हुए। अतः आपसे निवेदन है कि आप छात्रों की इस आवाज का सहारा बनें, उसे उठाएं और हमारे साथ न्याय कराएं। और अभी इस महामारी में बिना एग्जाम हुए ही अगले वर्ष की फीस मांगी जा रही है, वो भी 20 अगस्त से पहले ही। तो आप हमारी मदद करें और हमारी आवाज बने। राजवेश मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के नाम पर छात्रों से भारी भरकम फीस की वसूली की जा रही है, जो कि 7.5 लाख रुपए सालाना है, यानी कोर्स फीस करीब 35 लाख रुपए पड़ती है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इतनी ज्यादा फीस किसी भी सरकारी संस्थान में किसी भी कोर्स की नहीं है। इवन जो IIM अहमदाबाद की कोर्स फीस है वो भी इतनी अधिक नहीं है, जबकि हमारे यहाँ बाड़मेर, डूंगरपुर, पाली जैसे जो बिल्कुल नए कॉलेजेस हैं, रिमोट एरियाज में, वहां पे मेडिकल छात्रों को 35-35 लाख रुपए की फीस देकर MBBS करनी पड़ रही है। सब चाहते हैं कि उनकी आवाज उठे, लेकिन उनसे कह दीजिए चाहने वालों से कि दूसरे की आवाज उठाइए, आवाज नहीं आती है। इसलिए निसंदेह रफाल का आना बड़ी घटना है, मगर आने का कवरेज इस तरह से ना हो कि सुबह से टीवी पर वो आता ही रहे। एक दिन पहले से आता रहे, पैनलों में लोग वही बातें कहते रहें, और जिन जगहों पर आम जनता की खबरें होनी चाहिए, उन जगहों पर इन बातों से उन जगहों को भर दिया जाए। कायदे से खुशी तो फ्रांस में भी होनी चाहिए कि उनकी कंपनी का जहाज बिका है। फ्रांस के लोग अपना माल दूसरे देश को बेचकर आत्मनिर्भर हुए हैं। अभी और रफाल वहां से आएगा, लेकिन वहां ऐसा जश्न नहीं है, जबकि खरीदने वालों के यहां जश्न का माहौल है। सेना का हर कार्यक्रम एक इवेंट रहा है, पहले भी था, लेकिन अब पहले से कहीं बड़ा इवेंट है। इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। संयुक्त अरब अमीरात से उड़ान भरने के बाद भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमानों ने जैसे ही हिंद महासागर में प्रवेश किया, नीचे समुद्र की निगरानी कर रहे भारतीय नौसैनिक युद्धपोत INS कोलकाता ने इन शब्दों के साथ उनका स्वागत किया। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. कुछ ही देर में पांचों रफाल विमान भारतीय वायु सीमा में थे, जहां 2 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने उनका स्वागत किया। और इसी के साथ रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, द बर्ड्स हैव एंटर्ड द इंडियन एयर स्पेस, हैप्पी लैंडिंग इन अंबाला। दोनों सुखोई 30 MKI इसके बाद अपनी निगरानी में
5 रफाल विमानों को एरो फॉर्मेशन में अंबाला तक लाए। कुछ ही देर में अंबाला का आसमान इन विमानों की गरज से गूंज उठा। अंबाला एयरबेस पर वाटर सैल्यूट के साथ उनका शानदार स्वागत हुआ। इस मौके पर खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया रफाल लड़ाकू विमानों और उन्हें लाने वाले एयरफोर्स के जांबाज पायलटों की अगवानी के लिए मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर रफाल विमानों की अहमियत बताई। उन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना की इस नई क्षमता से उन्हें ही डरना चाहिए जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बनना चाहते हैं। दरअसल रफाल लड़ाकू विमान में ऐसी कई खूबियां हैं जो भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा करती हैं। The India-specific enhancements make the Rafale more potent than what it is flying in the French skies today. रफाल की तमाम खासियतों के अलावा उसमें लगने वाले हथियार उसे कहीं ज्यादा घातक बनाते हैं। इसमें लगने वाली मीटियोर मिसाइल अपनी क्लास की किसी भी दूसरी मिसाइल के मुकाबले ज्यादा दूर तक हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। स्काल्प क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर दूर जमीन पर ठिकानों को निशाना बना सकती है और मीका एयर टू एयर मिसाइल भी इसमें लगा एक बेहद घातक सिस्टम है। जानकारों के मुताबिक रफाल लड़ाकू विमान चीन के सबसे आधुनिक JF-17 और J-20 विमानों से कई मायने में बेहतर है और पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 इनके सामने कहीं नहीं ठहरता। भारत ने 58,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस से ऐसे 36 रफाल फाइटर खरीदे हैं और ये सभी विमान अगले साल के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे। इन विमानों को 18 विमानों के 2 स्क्वाड्रंस में पाकिस्तान और चीन से लगी सरहद पर तैनात किया जाएगा। विष्णु सोम और राजीव रंजन के साथ अंबाला से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पाँच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। आलोक पांडे अयोध्या में हैं और तरह तरह की घटनाओं को कवर कर रहे हैं। आलोक ने इसी संदर्भ में कुछ नौजवानों से मुलाकात की और उनसे बात की। अयोध्या जो एक छोटा शहर है अभी, लेकिन ये जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, यंग लोग हैं और ये लोग एक बैंड चलाते हैं, उसका नाम है चेक मार्क और ये लोग 5-6 साल से ये कर रहे हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, लेकिन जो इनका जज्बा है वो फुल टाइम है, वो मैंने देख लिया है। आप बैंक में काम करते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, तो आधे टाइम तो बैंक में भी लोग कहते होंगे कि गाना गा के सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऑब्लाइज करते हैं या डांट देते हैं? नहीं, ऑब्लाइज करते हैं और उनको जो है जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। जैसे यहाँ मंदिर मस्जिद बनेगा, अगर मंदिर की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है, तो उससे आपके फॉर्च्यून्स क्या आपको लगता है थोड़े से बढ़ सकते हैं एज ए म्यूजिकल बैंड इन अयोध्या? बिल्कुल सर, बढ़ सकते हैं और इसीलिए हम लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और इसीलिए हम लोग ने ये गाना भी कंपोज जो है हमारे सिंगर्स ने कंपोज किया और इसीलिए बस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर अब क्योंकि बनने वाला है तो अब हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पे कोई बैंड है नहीं और हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पे हैं।